मर्डर का पता लगते ही डीसीपी तुरंत हादसे वाले घर पहुंचती है, जहां उसे मिसेस मोंगा घायल हालात में नजर आती है, जिसे एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था। और यही उसे उनकी पोती रितिका भी दिखाई देती है, जो कुछ ही देर पहले हुए हमले की वजह से अब तक शॉक में थी। आगे डीसीपी को पता लगता है कि ये भी डकैती और मर्डर का केस है, जिसमें रितिका के दादा मिस्टर मनीष मोंगा मारे गए। साथ ही इंस्पेक्टर बताता है कि इस केस के दो विटनेस हैं, जिसमें से एक ने रितिका की चीख सुनकर किसी आदमी को कच्चे बनियान में मेन गेट से बाहर भागते हुए देखा, और दूसरे ने बड़ी तेजी से गाड़ी की ब्रेक्स की आवाज सुनी तो उसने खिड़की से झांक कर देखा। ये सब सुनकर और यहाँ की सिचुएशन देखकर डीसीपी को समझ आता है कि लास्ट मर्डर केस और इस मर्डर केस में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, और वो ये है कि उस गैंग ने इस बार व्हीकल का इस्तेमाल किया था। और इस मर्डर के बाद सभी न्यूज चैनल्स पर फिर से दिल्ली पुलिस पर सवाल उठने लगते हैं। इसके साथ ही कच्चा बनियान गैंग का डर भी लोगों में फैलने लगा था। अब तक वीरेन भी पुलिस स्टेशन में पहुंच चुका था और वो अपने समय के इकट्ठे किए सबूत डीसीपी को दिखाने लगता है। वीरेन बताता है कि ये गैंग अंग्रेजों के समय का है, तब इसे क्रिमिनल ट्राइब्स बोला करते थे, और ये सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे देश में इन गैंग्स के गिरोह हैं। बातों ही बातों में वीरेन एक बार फिर से अपनी पेंशन चालू करने की बात करता है, जिसे सुनकर वर्तिका किसी तरह से अपना गुस्सा काबू करती है। इसके बाद वीरेन के साथ काफी सारे पुलिस वाले शादरा के इलाके में पहुंचते हैं। यहाँ पहुंचकर वीरेन अलग अलग परिवारों के बारे में बताने लगता है, जैसे कि शुरुआत वाले इलाकों को वो मैचिस लेन कहकर बुलाते थे, यानी कि सूटकेस और अटैची आदि सब उठाने वाले चोर इस गली में रहते हैं। इसके बाद वो देसी दारू का धंधा और ताला तोड़ने वालों के बारे में भी बताता है, और वीरेन के कहने पर ही पुलिस वाले उन लोगों के परिवार वालों को उठा लेते हैं जिन पर वीरेन को आरोपी होने का शक था। यहाँ तक कि वो लोग छोटे बच्चों और औरतों को भी नहीं छोड़ते, सिर्फ शक के आधार पर उन सभी परिवारों को उठा लिया जाता है। वहीं डीसीपी वर्तिका केस पर ध्यान देने के साथ साथ ये पता लगाने में भी लगी थी कि आखिर अरोरा मर्डर वाला सीसीटीवी फुटेज किसने लीक किया। तभी डीसीपी को अचानक से काफी सारे शोर पुलिस स्टेशन में सुनाई देता है। दरअसल ये शोर उन्हीं लोगों का था जिन्हें वीरेन ने हिरासत में लिया था। अब तक नीति भी अरोरा मर्डर की ऑटोप्सी रिपोर्ट लेकर पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है। डीसीपी भी ये देखकर हैरान होती है कि आखिर वो लोग औरतों के साथ बच्चों को पकड़कर क्यों लाए। तो एक इंस्पेक्टर उन्हें समझाता है कि वीरेन ने औरतों को लाने के लिए फोर्स किया और ये बच्चे घर पर अकेले नहीं रह सकते थे। हमने इनके करीबी रिश्तेदारों को खबर दे दी है कि वो लोग जल्द ही बच्चों को आकर ले जाएंगे। इसके बाद वीरेन डीसीपी को चंदा नाम की लड़की के बारे में बताने लगता है। वो कहता है कि ये लड़की चोरी चकारी करती है, लेकिन चंदा बार बार यही कहने लगती है कि सालों पहले मैंने वो काम छोड़ दिया है, और पूछताछ पूरी होने से पहले ही वो चक्कर खाकर गिर जाती है। आगे आशुतोष पुलिस को बताता है कि इन सभी में दो लोग ऐसे हैं जिसकी मोबाइल लोकेशन एक दिन पहले ही हादसे वाली जगह पर देखी गई है, और इस बात का पता लगते ही उन दोनों से पूछताछ शुरू की जाती है। एक सीसीटीवी फुटेज में वो दोनों ग्रेटर कैलाश के उसी घर के पास टहलते हुए दिखाई दे रहे थे जिस घर में हादसा हुआ था। पुलिस वालों को शक होता है कि हो सकता है ये लोग घर आइडेंटिफाई करने के लिए एक दिन पहले वहां गए थे, और पूछताछ करने पर उनमें से आजाद नाम का लड़का बताता है कि मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया, मैं वॉचमैन की नौकरी करता हूं। दूसरे का नाम पूछने पर वो अपना नाम जुगनू पारदी बताता है, और ये नाम सुनते ही वीरेन कहने लगता है कि कहीं तू राजू पारदी का बेटा तो नहीं, क्योंकि उसका बाप एक चोर था, इसीलिए वीरेन उसे शक की नजरों से देखने लगता है। लेकिन जुगनू फिर से बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि हमारे यहाँ कोई भी कच्चे बनियान गैंग से नहीं जुड़ा। डीसीपी को भी ऐसा लगता है कि वो दोनों पुलिस से कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए डीसीपी इंस्पेक्टर को किसी भी तरह इनके मुंह से सच निकलवाने का कहकर वहां से चली जाती है। आगे डीसीपी को पता लगता है कि उन्हीं की टीम में काम करने वाले रुमाल सिंह नाम के एक कांस्टेबल ने मर्डर वाली सीसीटीवी किसी न्यूज वाले को दी थी। दरअसल ये सब उसने कुछ पैसे कमाने के लिए किया था, और इस बात का पता लगने के बाद डीसीपी उस कांस्टेबल को सस्पेंड कर देती है। कुमार विजय को भी ये बात सुनकर थोड़ा सुकून मिलता है कि डीसीपी ने दो सस्पेक्ट्स को पकड़ लिया है। अगली सुबह शहर के जाने माने लॉयर वनीत सिंह दिल्ली के पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। पुलिस स्टेशन पहुंचकर वनीत डीसीपी से मुलाकात करता है और उनसे पूछता है कि आखिर आपने उन दोनों को किस बिना पर अरेस्ट किया है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो किसी कबीले से ताल्लुक रखते हैं। वनीत सामने बैठी डीसीपी को याद दिलाता है कि 1947 में हमें आजादी मिल चुकी है, लेकिन शायद अभी तक ये ट्राइब है जिसे अब तक आजादी नहीं मिली। और वनीत की बातों से डीसीपी को समझ आता है कि वनीत उन ट्राइब वालों के लिए हक में अपनी बात रखने के लिए यहाँ आया है। वनीत ये कहना चाह रहा था कि इन लोगों के माँ बाप क्रिमिनल थे, इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग भी क्रिमिनल्स हैं, लेकिन उन लोगों के लिए वनीत ये सब कुछ क्यों कर रहा था, ये सवाल अभी तक वर्तिका के दिमाग में बना हुआ था। और कुछ देर बाद भूपेंद्र डीसीपी को बताता है कि वनीत ट्राइबल कम्युनिटी से ही बिलोंग करता है, इसीलिए वो उन लोगों के लिए केस लड़ना चाहता है। भूपेंद्र की बातों से ही डीसीपी को पता लगता है कि जुगनू और आजाद नाम के लड़कों ने अभी तक कुछ भी कन्फेस नहीं किया। तभी उन्हें पुलिस स्टेशन से बाहर कुछ आवाज सुनाई देती है। मेन गेट के ठीक सामने कुछ बच्चे
अपने नाटक के जरिए पुलिस वालों का विरोध कर रहे थे। वो बच्चे अपने नाटक के जरिए ये सवाल उठाते हैं कि क्या आदिवासी के घर में जन्म लेना एक अपराध है। यही हम कुछ मीडिया वालों को भी देखते हैं और इसी सीन के साथ एपिसोड 2 खत्म होता है। क्या सच में आजाद और जुगनूस कच्चा बनियान गैंग से जुड़े हुए हैं या फिर पुलिस ने उन्हें सिर्फ इसलिए अरेस्ट किया है क्योंकि वो आदिवासी समूह से ताल्लुक रखते हैं? इन सभी सवालों के जवाब हमें आने वाले एपिसोड्स में मिलेंगे। तो मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।